नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान यूपी टेट सी टेट दोनों के लिए जो महत्वपूर्ण है। आज 20 टॉपिक्स लिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को बता दें, आज जो दोपहर में क्लास चलाई गई थी एकदम भी व्यू नहीं, एक भी लोग जल्दी नहीं जुड़ सकें और जो लोग आए थे वो भी चले जा रहे थे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आप लोग सभी लोग एकदम बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार कह देंगे, जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। आज का आप लोगों का टारगेट रहेगा 20 में से 15। आज आप लोगों को 15 प्रश्न करने हैं, वो भी सही करने हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का 15 सही होता है या फिर 20 सही होता है। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक प्रश्न या दो प्रश्न लास्ट में रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज एकदम प्रश्नों को जल्दी जल्दी करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है हमारा खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पहला कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा कह रहा है शैशवावस्था और चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए कि हमारा खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पहला कहा जाता है, दूसरा या तीसरा या फिर चौथा? तो आज जितने भी प्रश्न हैं फटाफट करते चलेंगे। तो जल्दी से बताइए कि पहले का आंसर क्या होगा हमारा, कि खिलौनों की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है या फिर इनमें से सभी को। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा पहला। तो सभी लोगों को पता है कि जो बालक की आयु निर्धारित की गई है वो 3 चरणों में निर्धारित किया गया है। पहला शैशवावस्था है, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। तो सभी लोगों को पता है जो शैशवावस्था की आयु होती है 0 से 5 वर्ष होती है, और बाल्यावस्था की जो आयु होती है 5 से 12 वर्ष होती है, और जो किशोरावस्था की आयु होती है ये 12 से 18 वर्ष होती है। तो सभी लोगों को पता होगा। तो इस आधार पे आप लोग बता सकते हैं कि खिलौनों की आयु जो होती है पूर्व बाल्यावस्था होती है। पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। आज प्रश्नों को जल्दी जल्दी करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि दल समूह में रहने की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा कह रहा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा कह रहा है कि प्रश्न करने की अवस्था और चौथा कह रहा है कि खेलने की अवस्था। तो जल्दी से बताइए कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है कि विशेषता नहीं है। तो जल्दी से बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा चौथा। जो दल समूह की अवस्था होती है बाल्यावस्था में होती है, अनुकरण भी करता है बाल्यावस्था में बालक, और प्रश्न की अवस्था यानी प्रश्न भी पूछता है, लेकिन खेलने की अवस्था जो होती है ये शैशवावस्था में होती है बालक की। तो इस आधार पे हमारा चौथा दूसरे का सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के बिना आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुएं यानी जो हमारे आसपास उपस्थित होती हैं वस्तुएं उसके बिना आवश्यक तत्वों को परिवर्तन समझने लगता है, उसमें परिवर्तन समझने लगता है। पहला कह रहा है द्रव्यमान, दूसरा कह रहा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा कह रहा है कि संख्या, और चौथा कह रहा है कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर तीसरे का क्या होगा। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर होगा हमारा चौथा। देखिए यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को भी समझता है, द्रव्यमान संख्या को भी समझता है, और संख्या तो यहाँ पे है तो संख्या को भी समझता है, लेकिन सबसे उचित ये होगा कि द्रव्य को भी समझता है, संख्या को और क्षेत्रफल को भी समझने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि विकास का अर्थ होता है। कह रहा है कि विकास का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और दूसरा कह रहा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और तीसरा कह रहा है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन एवं उत्तरोत्तर श्रृंखला, और चौथा कह रहा है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा चौथे का। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो चौथा का आंसर होगा हमारा चौथा। इसमें क्या होता है किशोरावस्था में ही परिपक्वता और परिवर्तन हो सकती है। परिपक्वता सभी लोगों को पता है कि जो विकास का शुरुआती क्रम होता है वो हमारा शैशवावस्था से शुरू होता है, लेकिन एकदम विकास का जो अर्थ होता है वो परिपक्व जो होता है बालक वो किशोरावस्था में होता है, अनुभव भी करने लगता है, उसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला तैयार करता है। तो इस आधार पर हमारा चौथा का चौथा सही होगा। आज के प्रश्न जितने भी फटाफट करते चलेंगे। आज
एकदम भी फालतू की बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आप ज़्यादा लेट ले रहे हैं प्रश्नों को समझाने में। तो चलिए आज प्रश्नों को लेट नहीं लेंगे, बस प्रश्नों को हल करते चलेंगे। आज जितने भी प्रश्न हैं थोड़े कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और अपने मानसिक तर्क पे, यानी जो आपकी तर्क करने की शक्ति है उसके आधार पर प्रश्नों को सही करते चलिए। तो चलिए पाँचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पाँचवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पाँचवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं की बात कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं विकास के संदर्भ में। पहला कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। यहाँ पे विकास की जो अवस्था होती है उसके अपने खतरे होते हैं। यहाँ पे कह रहा है विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, यानी विकास जो होता है बढ़ावा देने से नहीं होता है। और तीसरा कह रहा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और चौथा कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर पाँचवें का क्या होगा हमारा। तो पाँचवें का आंसर होगा हमारा दूसरा। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। तो यहाँ पे विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे पे होती है, यानी उनमें उतार चढ़ाव और तनाव की अवस्था होती है विकास। और यहाँ कह रहा है कि विकास संस्कृति परिवर्तन, जो हमारे संस्कृति है उसके अनुसार परिवर्तित प्रभावित हो सकता है। और चौथा कह रहा है हमारा कि विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता, यानी सभी की शैशवा जो अवस्था होती है उसमें बालक अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करता है, और जो होता है बाल्यावस्था उसमें बालक अनुकरण करने सीखता है, यानी अपनी जो होती है गुटों की समूह होती है। और जो किशोरावस्था होती है उसमें बालक जो होता है अपने मानसिक तर्क का प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए विकास बढ़ावा देने से क्यों नहीं बढ़ावा देने से होगा, विकास जो होता है बढ़ावा देने से हो सकता है। इस आधार पे हमारा दूसरा सही होगा पाँचवें का। तो सभी लोगों का सही आया है आंसर, एकदम गुड। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज फटाफट प्रश्नों को करते चलेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको सभी लोग दीजिएगा इसका आंसर। छठा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे देखिए विकासात्मक की बात कर रहा है और बाल्यावस्था की बात कर रहा है कि उससे उपयुक्त नहीं है। पहला कह रहा है कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा कह रहा है कि पुरुषोचित यशा स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यहाँ पर कह रहा है पुरुषों की और स्त्रियों की जो सामाजिक भूमिका है उसको प्राप्त करना। और तीसरा कह रहा है कि व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और चौथा कह रहा है कि अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीख लेना। तो जल्दी से बताइए कि विकासात्मक कार्य का बाल्यावस्था से उपयुक्त नहीं है। तो जल्दी से उत्तर बताइए इसका, छठे का आंसर। आशा करते हैं सभी लोगों को सही होगा। तो यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा दूसरा। यहाँ पे देखिए सामान्य खेलों के माध्यम जो बाल्यावस्था में होती है बालक खेल सकता है और कुछ अपनी शारीरिक गतिविधियों को कर सकता है। यहाँ पे व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता उसमें जो होता है शैशवावस्था के बाद जो बालक बाल्यावस्था में आता है तो अपने ऊपर निर्भर होता है, खड़े होने का प्रयास करता है और खेलने का प्रयास करता है। अपने उम्र यानी गुटों की जो बाल्यावस्था होती है गुटों की समूह होती है, समूहों का निर्माण करता है। इसमें बालक गुट समूहों में रहना पसंद करता है, यानी गुट बना लेता है। और यहाँ पे देखिए ये जो स्त्री और पुरुष की बात कर रहा है ये किशोरावस्था की विशेषता है, यानी स्त्री पुरुष जो होता है इसमें जो होता है कि जो बालक होते हैं बालिकाओं से एक दूसरे से प्रेम के प्रति उनका लगाव होता है किशोरावस्था में। तो इस आधार पे हमारा छठे का दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, यानी क्या है सामान्य परिपक्वता से पहले क्या प्रशिक्षित करना चाहिए। पहला कह रहा है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा कह रहा है कि कुल मिलाकर हानिकारक होता है। और तीसरा कह रहा है दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। और चौथा कह रहा है कि लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। आज के प्रश्न बहुत ही कठिन है, इसे सोच समझ के सभी लोग उत्तर दीजिए। आज के जितने भी प्रश्न बनाए गए एकदम कठिन है, हार्ड हैं, लेकिन आप लोग अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके एकदम सकारात्मक सोच के साथ उत्तर दीजिए। तो सातवें के आंसर बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो सातवें के आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। इसका आंसर सातवें का आंसर होगा हमारा चौथा। लाभकारी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है सामान्य परिपक्वता में। अगर अच्छे से बालक की परिपक्वता जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसको मोड़ दिया जाए तो एक भली भांति एकदम उचित निर्देश की ओर आगे बढ़ेगा। अगर बालक को उसको उचित निर्देश नहीं मिलेगा तो वो हानिकारक यानी नीचे की तरफ झुकाव करेगा। इस बात पर निर्भर करता है कि बालक को कैसी शिक्षा दी जाती है। तो इस आधार पर हमारा चौथा सही होगा सातवें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
8वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। ये बहुत लंबा प्रश्न है, टाइप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो चलिए देख ले रहे हैं क्या कर रहा है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। यानी एक 5 वर्ष का बालक है, वो खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू जो है शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, यानी फिर रुक जाती है बिजली, फिर कुछ देर बाद चमकती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। पहला करा है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा करा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तीसरा करा है प्रयत्न एवं भूल, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 8वें का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो 8वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 8वें का आंसर होगा हमारा पहला। 8वें का पहला शास्त्रीय अनुबंधन का। जो पहलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने प्रयोग अपना किया था 1904 में किया था, प्रयोग किया था। पहलाव को ही अनुबंधन यानी जो अनुबंधन का है, अनुबंधन के प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने यस थ्योरी यानी यस थ्योरी को भी प्रतिपादन किया था पहलाव ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। 9वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड जो होता है बालक पे, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। जैसे किसी बालक को अगर हम मारेंगे पीटेंगे तो ये नकारात्मक होगा, लेकिन सकारात्मक दंड जो होता है कि किसी कार्य को करने के लिए दूसरा कार्य दे देना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। पहला कह रहा है मित्रों के साथ उपहास, दूसरा कह रहा है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, और तीसरा कह रहा है मिन मेख निकालना बंद करना, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है 9वें का आंसर। तो जल्दी से बताइए, चौथा होगा, तीसरा होगा, दूसरा होगा या फिर पहला। तो जल्दी से बताइए। सकारात्मक की बात कर रहा है तो यहाँ पे बात होगा हमारा पहला। जो मित्रों के साथ बालकों का उपहास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो होता है कि मित्रों के साथ बर्बाद करना नकारात्मक है, किसी की मिमिक्री करना ये भी बेकार है, और इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। तो 9वें का आंसर होगा हमारा पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। लाइक शेयर और कमेंट जल्दी करिए, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आज के जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन आप लोग अपने धैर्य बनाए रखिए और अच्छे से देख कर उत्तर दीजिए। तो 10वां हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे उपयुक्त नहीं की बात कर रहा है। हमेशा देखिए प्रश्नों में नकारात्मक सकारात्मक को देखते चलिए। नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है कि अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में नहीं है। कौन सा नहीं है। पहला कर रहा है कि यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा कर रहा है कि अभिप्रेरणा जो होता है, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया जो होती है, ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, यानी संदर्भ का उपयुक्त नहीं है, लक्ष्य की ओर ले जाती है। दूसरा कह रहा है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, और तीसरा कह रहा है ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक होती है, और चौथा कह रहा है ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है और स्थान से भी दूर रखता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 10वें का। तो 10वें का आंसर होगा हमारा चौथा। देखिए यहाँ कह रहा है कि अभिप्रेरणा जो होती है ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। बालक सीखने में एकदम क्रिएटिविटी होता है, अगर उससे रुचि उत्पन्न है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यानी जो व्यक्ति की यानी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ति करता है। मनोवैज्ञानिक यानी उनकी जो तर्क करने की सहायता शक्तियाँ होती है उससे। लेकिन यहाँ देखिए व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यानी जो बालक को अच्छा नहीं लगता है अभिप्रेरणा उससे दूर ले जाती है, ये नहीं हो सकता। तो इस आधार पर हमारा 10वें का चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए एकदम, क्योंकि आज हम अधिक समय नहीं लेंगे किसी भी प्रश्नों पे। तो चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 11वां प्रश्न कर रहा है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पे देखिए अस्थायी परिवर्तन कर रहा है कि उद्दीपन जो होता है सीखने की क्रिया होती है, सीखने की क्रिया होती है उद्दीपन, ठीक है। तो वो सीखने के निरंतर यानी जो उद्दीपन है वो निरंतर दिए जाते हैं, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है। पहला कह रहा है असभ्यता, कह रहा है कि पहला कह रहा है कि अभ्यस्तता, और दूसरा कह रहा है अधिगम, तीसरा कह रहा है अस्थायी अधिगम, चौथा कह रहा है अभिप्रेरणा। तो जल्दी बताइए। यहाँ पे देखिए अस्थायी की बात कर रहा है, अस्थायी की बात नहीं कर रहा है,
ठीक है, ये देखिएगा आप लोग प्रश्न में कि अस्थाई की बात नहीं करा, अस्थाई की बात करा है कि उद्दीपन जो है निरंतर जिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थाई जो रुकता नहीं है, अस्थाई रहता नहीं है, उसे उसकी बात करा है। क्या अस्थाई नहीं रहता है? पहला कह रहा है कि अभ्यस्तता, दूसरा करा अधिगम, तीसरा करा अस्थाई अधिगम और तीसरा करा अभिप्रेरणा। तो 11वें का जल्दी से बताइए कि 11वें का आंसर होगा हमारा, 11वें का आंसर होगा हमारा पहला ही सही होगा। अधिगम जो होता है सीखेगा बालक, तो उसमें अस्थाई रूप से रहती है, और यहाँ पे अस्थाई अधिगम जो भी रहेगा लेकिन रहेगा। अभिप्रेरणा बालक जो रुचि रहती है उसके द्वारा अस्थाई क्रिएटिविटी कर सकता है, लेकिन अस्थिरता के बारे में नहीं हो सकता। तो इस आधार पे हमारा 11वें का पहला सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। नहीं की बात कर रहा है, अध्यापक को किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए, यानी जो बालक की जो अभिवृत्ति है उसमें परिवर्तन के लिए अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, किस विधि का नहीं करना है। पहला कह रहा है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, और दूसरा कह रहा है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, और तीसरा कह रहा है कि किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, और चौथा कह रहा है कि संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो जी बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा पहला, जो बालक को जो परिवर्तन लाना है उसमें किस विधि का प्रयोग नहीं करना है उसकी अभिवृत्ति में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विचारों को दोहराना दृढ़तापूर्वक, यानी जो बात है उसे अच्छे से बताना और दृढ़तापूर्वक बालकों की यानी उसको संतुष्टि करना, और तीसरा कह रहा है प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा समर्थन, यानी वो जो एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक है, दो शिक्षक हैं, किसी को ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, ज़्यादा आ रहा है, उसके द्वारा बालक को संतुष्ट करना और संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना या एक दूसरे से उनकी मिलाप करना। और यहाँ पे कर रहा है दबाव, यहाँ पे देखिए नकारात्मक पहले ही आ गया, यहाँ पे दबाव की बात कर रहा है। तो इस आधार पे हमारा पहला सही है कि अध्यापक को दबाव के साथ विचारों के राजी नहीं करना चाहिए बालकों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरक की बात कर रहा है कि संबंध में कौन सा सही कथन है। पहला कह रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कह रहा है कि उपलब्धि जो होता है अभिप्रेरक उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और दूसरा कह रहा है कि यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को किस विकास प्रेरक कहा जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर क्या होगा। तो 13वें का सभी लोगों का आंसर आना चाहिए एक समान। तो 13वें का आंसर होगा हमारा चौथा। देखिए प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन आप लोग अपने तर्क शक्ति का विचार करके सकारात्मक सोच के साथ उत्तर को ढूंढिए। तो इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा। यहाँ पे देखिए उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें जो समाज में रहना है तो उसके अनुसार ढलना होगा, तो हमें उसकी विपरीत नहीं चलना है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण होता है, अभिप्रेरक विकास प्रेरक होता है। यानी हमें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें उसके अनुरूप रहना है, उनकी क्षमताओं को समझना है, अपनी उनकी संतुष्टियों से महत्वपूर्ण उपलब्धियों के विकास में प्रेरक होता है। और तीसरा कह रहा है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता यानी एक दूसरे में एक प्रतियोगिता स्थापित कर दिया जाए तब भी बालक उसमें से एक श्रेष्ठ होगा और एक उससे कम महत्वपूर्ण होगा। तो उसमें से जो उनकी गतिविधियां होती हैं वो सामाजिक पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इस आधार पे हमारा चौथा सही है 13वें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। पहला कह रहा है कि धर्म में, दूसरा कह रहा है कि मानव शरीर में, तीसरा कह रहा है यौन संबंध में, और चौथा कह रहा है कि विद्यालय में। तो जल्दी से बताइए 14 के आंसर हमारा क्या होगा। जल्दी से बताइए 14वें के आंसर क्या होगा हमारा। किस में रुचि लेता है। धर्म में लेता है बालक, धर्म में रुचि लेता है, या फिर मानव शरीर में लेता है, यौन संबंध में लेता है, या फिर विद्यालय में। तो जल्दी से बताइए 6 से 10 वर्ष की बात कर रहा है यहाँ पे। 6 से 10 वर्ष की बात कर रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि शैशवावस्था की काल जो होती है 0 से 5 वर्ष होती है।
ये तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया, यानी इसमें तो नहीं है। और दूसरा कह रहा है दूसरा कह रहा है कि 5 से जो दूसरा है 5 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था की बात कर रहा है। ठीक है, तो बाल्यावस्था की बात हो गई। यहाँ पे 6 से 10 की जो 5 से 12 की यानी बाल्यावस्था के अंतर्गत ये बातें कर रहा है। तो और यहाँ देखिए यौन संबंध की बात कर रहा है तो किशोरावस्था में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? किशोरावस्था में। मानव शरीर में ये भी किशोरावस्था में चली जाएगी। और धर्म की बात कर रहा है तो ये भी किशोरावस्था में चली जाएगी। यानी वो जो होती है अपनी चिंतन यानी समस्याओं से जूझते हैं यानी किशोर, यानी ये तीनों तो हमारा चला गया। बचा कौन? चौथा। तो बाल्यावस्था की जो होती है अवधि वो विद्यालय में रुचि लेने लगते हैं। तो इस तरह पे चौथा हमारा सही है 14वें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सही दीजिए आंसर को और बहुत बढ़िया करते चलिए, एकदम बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कर रहा है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो किसी अधिकांशतः छिपी रहती है। इसमें वेतन की 3 स्तर थे। यहाँ पे वेतन की स्तर, यहाँ नहीं चेतन है, यहाँ चेतन होगा, यहाँ गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पे वेतन नहीं होगा, यहाँ पे चेतन है। चेतना की बात कर रहा है। चेतन के 3 स्तर हैं। तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा गुण सिद्धांत, दूसरा कह रहा है प्रकार सिद्धांत, तीसरा कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक और चौथा कह रहा है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हमारा 15वें का। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क या मानव मस्तिष्क की बात कर रहा है बर्फ की चट्टान होती है, समान होती है, अधिकांशतः छिपी रहती है। और कहता है कि ये चेतना है। तब सभी लोगों को पता है कि चेतना का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। सिगमंड फ्रायड ने चेतना की 3 अवस्थाएं को बताया था। पहला उन्होंने बताया था चेतन, दूसरा बताया था अचेतन बताया था, और चौथा बताया था, तीसरा बताया था अर्धचेतन। तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड ने 3 स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन, दूसरा अर्धचेतन। सिगमंड फ्रायड ने बताया था। इसी आधार पे हमारा 15वें का तीसरा सही है, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है ये कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलक्षित होता है? पहला कह रहा है कि प्रक्षेपण, और दूसरा कह रहा है विस्थापन, तीसरा कह रहा है कि प्रतिक्रिया, चौथा कह रहा है कि उद्दीपीकरण। यहाँ उद्दीपी होगा, याद रखिएगा, ये उद्दीपीकरण होगा। तो जल्दी से बताइए 16वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो कौन सा होगा कि कुछ लोगों का विचार है कि कहते हैं कि बालक को जब गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक वो अच्छा पहले से महसूस नहीं करने लगते हैं उनके व्यवहार में होने वाला प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होता है। किसके माध्यम से होता है? प्रतिरक्षण के बारे में, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण और उद्दीपीकरण के बारे में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 16वें का। तो 16वें का आंसर होगा हमारा विस्थापन। याद रखिएगा 16वें का आंसर होगा हमारा विस्थापन। तो चलिए, क्योंकि जब विस्थापन हो जाता है वो अपने को समाहित कर लेते हैं यानी अपने को महसूस कर लेते हैं, तब इसके बाद वो अपने पहले से एक्टिविटी में वापस आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। अगर आज के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या 17वें प्रश्न की ओर। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्टि किया जा सके। इसका अर्थ क्या है? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। कह रहा है कि समायोजन जो होता है यानी एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में ढल जाना, समायोजन कहलाता है। उसकी परिस्थितियों में अनुकूलन यानी उसके अनुरूप हो जाना करना ताकि संतुष्टि किया जा सके। किसको किया जा सकता है? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और कह रहा है चौथा आवश्यकताओं को। तो जल्दी बताइए 17वें का आंसर क्या होगा हमारा। सभी लोगों को पता है कि स्वयं से विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है? आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरों से नहीं हो सकता, यहाँ पे गलत है। प्रेरकों को नहीं कर सकता, यानी जो आपसे प्रेरित करते हैं उसको उद्देश्यों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ही हो सकता है कि स्वयं से विभिन्न परिस्थितियों में, यानी आपकी आवश्यकता है, आपको उसमें ढल जाना है यानी उसके अनुरूप होना है, तो आपकी आवश्यकता है। इसी आधार पर हमारा 17 का 4 सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न की ओर। देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा ये कठिन प्रश्न है, याद रखिएगा।
कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। कह रहा है कि कौन सा व्यवहार जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। पहला कह रहा है बाल अपराध, दूसरा कह रहा है कमजोरों को डराने वाला, तीसरा कह रहा है कि भगोड़ापन, और चौथा कह रहा है कि शालीनता। तो जल्दी से बताइए 18वें का आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं 18वें का सभी लोगों को पता होगा। तो 18वें का जल्दी बताइए। तो 18वें का आंसर होगा हमारा चौथा। देख ले रहे हैं, कह रहा है कि बाल अपराध, यहाँ देखिए भावात्मक तो बाल अपराध होगा, और कमजोरों को डराना ये भी हो सकता है, भगोड़ापन ये भी हो सकता है, व्यवहार के कारण ही होता है बाल अपराध, और उसमें परिवर्तन होता है तो कमजोरों को डराता है। अगर व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो और भगोड़ापन ही उसके अंदर जो होता है कमजोरी आ जाती है, लेकिन स्वानिता नहीं मिलता जुलता है। इस आधार पर हमारा जो है 18वें का चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। देख लेते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है 19वां प्रश्न, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक होते हैं, यानी जो बालक अक्षम बालक होते हैं, उनकी देखने, सुनने और श्रवण कौशल और भाषा कौशल और इन सभी से जो ग्रसित बालक होते हैं उनके लिए एक अलग से प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, और दूसरा मुख्य धारा में डालकर, तीसरा का राय समाकलन, और चौथा का राय इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 19वें का समावेशित शिक्षा द्वारा उनकी जो उनकी बालकों की शिक्षा है उससे पूरा किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर, और तीसरा का राय समाकलन द्वारा, और चौथा का राय कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका 19वें का आंसर क्या होगा हमारा। 19वें का आंसर होगा हमारा पहला। जो निःशक्त बालक होते हैं वो समावेशी शिक्षा से सभी निःशक्त बालकों को पढ़ाया जा सकता है या फिर उन्हें बताया जा सकता है। तो इस आधार पे हमारा ये समावेशी शिक्षा में डालकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा 19वें का। 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है, देखते हैं कितने लोगों का 20वां सही होता है। तो 20वें के आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या कह रहा है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। यहाँ पे मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो पहला कह रहा है कि बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होती है, और दूसरा कह रहा है कि धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, यहाँ पे न कर पाना की बात कर रहा है, और तीसरा कह रहा है वातावरण के साथ अनुकरण में कठिनाई, और चौथा कह रहा है अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो इसका आंसर सभी लोगों को बताइएगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, फिर चौथा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मानसिक मंदता यानी कमजोर बालकों की विशेषता नहीं है, यानी मानसिक मंदता यानी जो कमजोर बालक हैं उनकी विशेषता के बारे में पूछ रहा है कि कौन विशेषता नहीं है मंदता, मानसिक मंदता। और यहाँ पे कह रहा है बुद्धि लब्धि 25 से 70 की मध्य होती है। दूसरा कह रहा है कि धीमी गति से सीखने एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं। तीसरा कह रहा है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है, और चौथा कह रहा है अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिएगा आंसर, और पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो सभी लोगों को बता दें कि नीचे आंसर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ एक बार जल्दी देख लीजिएगा कि आंसर कौन सा है। और आज की क्लास सुपरफास्ट थी, तो जाते जाते एक बार आप लोगों से कहेंगे कि जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्यू की संख्या जो है बढ़ा दीजिए, अपनी संख्या बढ़ा दीजिए, ताकि हमें थोड़ा प्रोत्साहित मिल सके। और हमें अगर व्यू नहीं मिलता है यानी अधिक लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो हौसला थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन आप लोगों का साथ जिस प्रकार से बना हुआ है तो आशा करते हैं कि आप लोग निराश नहीं करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि अधिक से लोगों का की जो सहायता हो पाए। और आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा कल के लिए, और धन्यवाद।